आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चैप्टर 1 के लेफ्ट ओवर टॉपिक्स के बारे में। कुछ टॉपिक्स के बारे में हमने अपने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। अब हम इसमें अगले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक कम इज मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। अब हम बात करेंगे मोहनजोदारो के बारे में। अब तक हमने हड़प्पा के बारे में कई चीज़ें जानी, लाइक एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज, ये सब। अब बात करेंगे हम मोहनजोदारो के बारे में। तो मोहनजोदारो जो था वो था मोस्ट डेवलप्ड अर्बन सेंटर, यानी कि उस टाइम का, उस सिविलाइजेशन का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड अर्बन सेंटर जो था वो था मोहनजोदारो। इट वॉज वेल नोन साइट, एक वेल नोन साइट थी और इसे आर.डी. बनर्जी ने डिस्कवर किया था। आर.डी. बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था। हड़प्पा को किया था दयाराम साहनी जी ने और इसे किया था आर.डी. बनर्जी ने। नाउ द मोहनजोदारो वॉज डिवाइडेड इन 2 सेक्शन। मोहनजोदारो जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट वॉज सिटाडेल एंड सेकेंड वॉज लोअर टाउन। पहले बात कर लेते हैं हम सिटाडेल के बारे में। तो सिटाडेल जो था वो स्मॉलर था बट हाइयर था, यानी कि कुछ ऐसा था। एरिया वाइज इट इज स्मॉल बट हाइयर। ये हाइयर इसीलिए भी था क्योंकि इट वॉज बिल्ट ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स। मड ब्रिक्स जो थी उनका प्लेटफॉर्म बनाया गया था एंड देन सिटाडेल वॉज बिल्ट, उसके ऊपर था, इसीलिए वो हाइयर था। और इट वॉज वॉल्ड, ये पूरी तरह से वॉल्ड था, जिससे कि जो सिटाडेल था वो लोअर टाउन से फिजिकली सेपरेटेड था बिल्कुल। और इसे स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे कि ग्रेट बाथ एंड वेयर हाउस। ग्रेट बाथ एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था जिसके साइड्स में कोर्टयार्ड था और बीच में पूरा एक प्रॉपर बाथ सिस्टम के लिए एक रेक्टेंगुलर एरिया था और प्रॉपर ड्रेनेज भी था, जिससे कि उससे जो पानी था उसे ड्रेन किया जा सकता था। अब बात कर लेते हैं हम लोअर टाउन के बारे में। लोअर टाउन वॉज लार्जर बट लोअर। ये लार्जर था यानी कि इसका एरिया बड़ा था, जैसे कि सिटाडेल का एरिया छोटा था बट इट वॉज हाइयर। ऐसे ही लोअर टाउन का एरिया बड़ा था, इट वॉज लार्जर बट लोअर, इससे कम हाइट पर ये था। और इसमें भी जो कुछ बिल्डिंग्स थी वो प्लेटफॉर्म्स पर बनी हुई थी विच वॉज सर्विंग एज अ फाउंडेशन। और लोअर टाउन में कुछ और भी स्पेशल फीचर्स थे, जैसे कि प्रॉपर ड्रेनेज। जो भी घर बनाए हुए थे लोअर टाउन में उनमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम पैटर्न को फॉलो किया गया था और उन घर को भी वेल डिज़ाइन तरीके से बनाया गया था, यानी कि उनका जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था वो काफ़ी अच्छा था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम इन मोर डिटेल। देयर वाज अ ग्रिड पैटर्न बिटवीन रोड्स एंड स्ट्रीट्स। जो रोड्स थी और जो नालियाँ थी वो एक ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते थे। वो कैसे? बिकॉज दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, यानी कि जो रोड्स थी और स्ट्रीट्स थी वो एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रीट्स विद ड्रेन वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेज वर बिल्ट। जिस तरीके का उनका पैटर्न था उससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जो स्ट्रीट्स थी उन्हें पहले बनाया गया और उसके बाद हाउसेस वर बिल्ट, यानी कि उसके बाद हाउसेस को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी हाउस हैव एटलीस्ट 1 वॉल अलोंग स्ट्रीट, यानी कि हर घर की एक दीवार एटलीस्ट स्ट्रीट से अटैच थी, यानी कि अगर ये हाउस है तो उसकी ये वाली दीवार जो थी वो स्ट्रीट से अटैच्ड थी। क्यों? जिससे कि जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है घर का वो उन स्ट्रीट्स में फ्लो कर सके। अब हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे हाउसेस के डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में, यानी कि किस तरह से जो होम्स थे वो डिज़ाइन थे। द फर्स्ट पॉइंट इज सेंटर ऑफ होम्स वॉज कोर्टयार्ड, यानी कि हर घर का जो सेंटर था दैट वाज
कोर्टयार्ड। और कोर्टयार्ड को सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ कहा गया है, यानी कि कुकिंग, वीविंग जैसी एक्टिविटीज़ जो थी वो कोर्टयार्ड में ही परफॉर्म की जाती थी। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कंसर्न फॉर प्राइवेसी, यानी कि जो घर बनाए गए थे उनको बहुत ही प्राइवेसी को ध्यान में रख के बनाया गया था, जैसे कि नो विंडोज़, कोई भी विंडो नहीं थी बाहर रोड्स पर जिससे कि घर के अंदर का व्यू मिल सके। सेकेंड इज मेन एंट्रेंस, जो घर की मेन एंट्रेंस थी वो अंदर का यानी कि इंटीरियर का कोई भी डायरेक्ट व्यू नहीं देती थी कि रूम्स कहाँ पर हैं, कोर्टयार्ड कहाँ पर है, किसी को भी ये पता नहीं चलता था मेन एंट्रेंस के थ्रू। नाउ ओन बाथरूम विद ड्रेन स्ट्रीट्स, हर घर का एक अपना बाथरूम था जिनमें स्ट्रीट्स बनी हुई थी जिससे कि वेस्ट वाटर फ्लो कर सके। स्टेयरकेसेस और सेकेंड स्टोरी, आर्कियोलॉजिस्ट को स्टेयरकेसेस यानी कि सीढ़ियों के भी एविडेंसेस मिले हैं जिससे पता चलता है कि वहाँ पे जो घर थे उनमें सेकेंड स्टोरी भी थी। वेल्स इन हाउसेस, और लास्ट पॉइंट इज कि घरों में वेल्स बने हुए थे और ऑलमोस्ट 700 वेल्स मिले हैं मोहनजोदारो में, और ये भी कहा गया है कि इन वेल्स को वहाँ से आसपास से गुजरने वाले लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ की सिविलाइजेशन में जो लोग रहते हैं उनके बीच के डिफरेंसेस को भी पता लगाने की कोशिश की है कि क्या वहाँ पर कोई सोशल डिफरेंसेस या इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे या नहीं। सो उसके लिए बेसिकली 2 मेथड्स का इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट इज़ बरियल्स एंड सेकेंड इज़ लग्जरीज और डेली यूज़। या पहले हम बरियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बरियल्स यानी कि वो तरीका जिससे डेड को बरीड किया जाता था उसको देखा गया। सो वहाँ पर देखा गया कि दे वर जनरली लेड इन पिट्स, यानी कि पिट्स बनाई जाती थी और बॉडी को उसमें लेटाया जाता था। सम मेड विद ब्रिक्स, और कुछ जो पिट्स थी वो ब्रिक्स की बनी हुई थी। तो हो सकता है कि जिन्होंने अपनी पिट्स को ब्रिक्स से बनवाया था वो हो सकता है ज़्यादा रिच हो, और पिट्स से या ग्रेव्स से अलग अलग टाइप्स की चीज़ें मिली हैं जैसे कि पॉटरी, ऑर्नामेंट और ज्वेलरी। एक मेल स्कल के पास 3 शेल रिंग भी मिली है जो कि जैस्पर से बनी हुई थी। जैस्पर एक स्टोन होता है, उससे वो रिंग्स बनी हुई थी। और साथ ही कुछ पिट से या कुछ ग्रेव से कॉपर मिरर भी मिले हैं, यानी कि कॉपर मिरर के एविडेंसेस भी मिले हैं। और इन सब से हमें ये भी पता चलता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो ज़्यादा प्रीशियस थिंग्स को बरीड करने में विश्वास नहीं रखते थे। सेकेंड इज़ लग्जरीज और डेली यूज़, यानी कि उनके आर्टिफैक्ट्स को देखा गया। तो 2 तरह के आर्टिफैक्ट्स थे, फर्स्ट इज़ लग्जरीज एंड सेकेंड इज़ डेली यूज़। अब लग्जरीज कौन से आइटम थे? लग्जरीज वो आइटम थे जो रेयरली मिलते थे, यानी कि हर किसी के पास वो आइटम नहीं थे, बहुत रेयरली मिलते थे, और वो नॉन लोकल मटेरियल से बने हुए थे, यानी कि उन्हें बनाने का जो मटेरियल था उसे इम्पोर्ट किया जाता था, वो लोकल मटेरियल नहीं था, और साथ ही वो कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज से बने होते थे। इसका एग्जाम्पल है पॉट्स ऑफ फियांस। फियांस एक मटेरियल होता है जो ग्राउंड सैंड और सिलिका को मिक्स करके बनाया जाता है। उसके साथ ही कुछ आइटम्स थे जो डेली यूज़ के थे, जैसे कि स्टोन, क्ले, पॉट्स, निडल्स, ये सब। और कैसे पता चलता था कि वो डेली यूज़ के हैं? क्योंकि वो जो आइटम्स होते थे वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे, यानी कि ऑलमोस्ट हर किसी के पास वो आइटम्स मिल जाते थे।